हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन या विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपने स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक छूटा हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने रैंडम सैंपलिंग के सारे मेथड्स को बता दिया था। आज हम लोग नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये नॉन रैंडम सैंपलिंग होता क्या है, ठीक है ना। ये अपना वीडियो नंबर 7 है, इसके बाद 6 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये नॉन रैंडम सैंपलिंग ऐसा है क्या, इसके अंदर हम लोग चीजों को डिस्कस बहुत ही डिटेल में करेंगे। ज्यादा होता नहीं, 2 ही 3 टॉपिक इसके अंदर किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग चीजों को एंड समझने की कोशिश करते हैं कि अंडर नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। मतलब कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सैंपल में सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। अब दोस्तों रैंडम के अंदर सबका इक्वल चांस होता है कि वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में सेलेक्ट हो सकता है, बट नॉन रैंडम के अंदर किसी के पास इक्वल चांस नहीं होता है। ये इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से डेटा सेलेक्ट होंगे। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ दोस्तों, आपके और आसान कर देते हैं। ठीक है, अंडर नॉन रैंडम सैंपल मेथड सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। भैया इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, ये आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। एंड दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड एवरी आइटम इन द यूनिवर्स विद अ नोन चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। मतलब इस मेथड के अंदर सब आइटम के पास इक्वल चांस नहीं होता है कि वो मेथड में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, इफ द इन्वेस्टिगेटर इज अनबायस्ड, अगर वो क्या है, अनबायस्ड है, इंटेलिजेंट है, द सिलेक्टेड सैंपल मे बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर भैया यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर बहुत बुद्धि वाला है, बहुत तेज है, बहुत दिमाग वाला है, तो वो अच्छा सैंपल चूज करेगा, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा सैंपल चूज करे। ठीक है, नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड इज नॉट साइंटिफिक। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। ओके, सो वेरियस लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एनालिसिस इट। तो भैया हम लोग हर चीज के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों इसके जो टाइप्स हैं, पहला आपका है जजमेंट सैंपलिंग। इसको नाम से ही समझ में आया है कि भैया इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सैंपलिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, चलो देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ऑल्सो नोन एज डेरिवेट सैंपलिंग या फिर परपोजिव सैंपलिंग इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट द यूनिट टू बी इंक्लूडेड इन सैंपल अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। भैया वो अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को चूज कर लेता है। ओके, ही सेलेक्ट दोज यूनिट विच ही थिंक्स, जो उसको लगता है द मोस्ट टिपिकल ऑफ द यूनिवर्स विथ रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो उसको लगता है वो उसको चूज कर लेता है, जो उसको लगता है कि सही है। It is clear that this decision entirely depend on the ability, rationality and the liking of the investigator। भैया इन्वेस्टिगेटर को जो भी अच्छा लगेगा वो उसको चूज करिएगा उसके हिसाब से। ठीक है ना। ओके, at that which item should be included in the sample। और कुछ इसके अंदर है ही नहीं। क्या है भैया, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है चीजें। ठीक है, बहुत आसान है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, इसके मेरिट्स क्या क्या है, डिमेरिट्स क्या क्या है। ये मेथड दिखता ही है आपको, आसानी से दिख गया होगा। ये क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल एंड इजी। ठीक है भैया, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रॉपर रिप्रेजेंट डेटा को हम लोग करते हैं इसके अंदर। अवॉइड इररिलेवेंट आइटम, बेफालतू के आइटम इसके अंदर नहीं आ पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी कमियां क्या क्या है, पर्सनल प्रेजुडिस, मतलब कि भैया अगर इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो गया तब क्या होगा, तब तो डेटा खराब हो जाएगा ना, डेटा एकदम खराब हो जाएगा। उसके बाद एरर ऑफ जजमेंट, भैया जजमेंट में, हमारे थिंकिंग में हमने जो चूज किया उसमें गलती हो गई तब तो पूरा इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाएगा। ठीक है ना। अगर जजमेंट में गलती हो गई, कौन अच्छा है कौन खराब है, तो आपका इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड, ये कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है कि आपको लगा अच्छा है तो आपने चूज कर लिया। ठीक है ना, ये उतना अच्छा मेथड नहीं है। तो मेरिट्स भी होगा, डिमेरिट्स भी हो गया। ठीक है, बड़ा आसान था मेथड। अब आते हैं कोटा सैंपलिंग। भैया ये कोटा फैक्टिव वाला कोटा नहीं है, ये कोटा मतलब क्वांटिटी वाला कोटा है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ठीक है, यहाँ पे अंडर दिस मेथड द आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप। हम लोग यहाँ पे आइटम को डिवाइड करते हैं वेरियस ग्रुप्स के अंदर। एंड देन कोटा नंबर्स ऑफ आइटम टू बी सेलेक्टेड, तब उसमें से कुछ आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। जैसे
इन अ सर्वे ऑफ टीवी व्यूअर्स, जब टीवी के व्यूअर्स का सर्वे किया गया, ठीक है ना, द इंटरव्यू मे बी टोल्ड टू इंटरव्यू ऑफ 500 पीपल, 500 लोगों का इंटरव्यू किया गया लिविंग इन दी सर्टेन एरिया, जो कि कुछ एरिया में रहते थे, ठीक है, दैट 55% ऑफ द इंटरव्यूड आर टू बी हाउस वाइफ, क्या थी वो, हाउस वाइफ थी, ठीक है, 30% शुड बी स्कूल स्टूडेंट एंड 10% क्या थे, एम्प्लॉयज से, 5% चिल्ड्रन थे, 5% बच्चे थे, ठीक है भैया। विद इन दिस कोटा, अब हुआ क्या, विद इन दिस कोटा द इंटरव्यूअर इज फ्री टू सेलेक्ट द पीपल टू बी इंटरव्यूड, तो अब उसने क्या किया, पहले 500 लोगों को सेलेक्ट किया, 500 में 55% महिलाएं थी, तो उसने क्या किया, क्लासीफाई किया, अब उसमें से वो सैंपल को उठाएगा, उसमें वो सैंपल को उठाएगा, जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग किसी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, फिर उसमें से अपने हिसाब से सैंपल उठा लेते हैं, यही यहाँ बताया गया है। तो कोटा सैंपलिंग इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, इसको स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसको हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोलते हैं। इट इज वेरी पॉपुलर इन द मार्केट सर्वे, अगर किसी को मार्केट सर्वे करना है, पोल करवाना है कि आपको अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता, तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल होता है। सिंस कोटा सैंपलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और डेरिवेटिव सैंपलिंग, ये दोनों का क्या है, मिक्स है, ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसकी मीनिंग आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो कि हम लोग यहाँ पे डेटा को किसी ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसमें से सैंपल चूज कर लेते हैं, ठीक है, कितना आसान है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इतने सारे यहाँ पे लोग थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया, मेल अबव 40, हमने मेल अबव 40 को चूज किया और उसमें से सैंपल उठा लिया, कितना आसान है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों देखो इसकी मेरिट्स क्या क्या है, रिलायबल रिजल्ट, भरोसेमंद नतीजा निकलेगा, क्यों निकलेगा ऐसा, क्योंकि आपने अपने हिसाब से डेटा को क्लासीफाई किया हुआ है, बहुत सही। अब इकोनॉमिकल, ये बहुत सस्ता मेथड है, टाइम भी कम लगता है क्योंकि आपने अपने हिसाब से डेटा को क्लासीफाई कर दिया, बहुत सही। अब डीमेरिट्स क्या क्या है, पर्सनल प्रेजुडाइज, भैया ये तो पीछा ही नहीं छोड़ा हम लोगों का, मतलब अगर इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो गया तो डेटा सही नहीं उठेगा, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट सैंपल, अगर सैंपल के टाइम पे गलती हो गई तो उसको हम लोग चूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो मतलब समझ नहीं पाएंगे चीजों को, अगर सैंपलिंग के टाइम पे गलती हो गई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ये भी आपका हो गया दोस्तों। अब आते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, मतलब नाम से ही पता चल जाए, कन्वीनियंस, हमको जैसे आसानी पड़ा हमने सैंपल उठा लिया, जैसे हमको इजी पड़ा हमने सैंपल उठा लिया, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। तो भैया इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड, यहाँ पे देख लो, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट दोज यूनिट ऑफ यूनिवर्स विच मे बी कन्वीनियंटली लोकेटेड, जो उसको आसानी से मिल जाए, एंड कॉन्टैक्टेड, मतलब उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो आसानी से डेटा को उठाए, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा कन्वीनियंस सैंपलिंग। एग्जांपल, सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ अ टीचर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अ टीचर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी और द सिलेक्शन ऑफ द नेम्स फ्रॉम द टेलीफोन डायरेक्टरी, मतलब मान लो हमको कुछ टीचर्स के नाम चाहिए तो हमने सीधे यूनिवर्सिटी के टीचर्स को उठाया, बहुत सारे टीचर्स थे उसमें नाम चूज कर लिया, ठीक है, बिना हमने टाइम वेस्ट किए, ओके। दिस इज वेरी इजी मेथड, बहुत इजी है ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल, बट द सेम टाइम ये क्या है, अनसाइंटिफिक मेथड है, अनरिलायबल, इस पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनसिस्टमैटिक है, भैया कोई सिस्टमैटिक ही नहीं है, आपको जो सामने दिखा होगा आपने उसको उठा लिया होगा, या फिर आपको जो लगा होगा, ठीक है ना, जो आपको आसान पड़ा होगा, आपके आसानी से आपने डेटा उठा लिया, तो भैया आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाए और वो डेटा सही ना हो, ठीक है ना, इसीलिए। एंड अपॉर्चुनिस्टिक भी है दोस्तों, ये इसमें क्या बोलते हैं, चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो पाती हैं, ओके। तो ये भी हो गया। अब इसका भी मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। पहला इसका फायदा क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका फायदा देखते हैं। पहला फायदा यहाँ पे है इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता मेथड है, इजी कमांड, आपका कमांड होता है, आपका कंट्रोल होता है डेटा पे, ठीक है ना। उसके बाद सूटेबल फॉर पायलट सर्वे, ये पायलट सर्वे क्या होता है, जब हमको किसी चीज की टेस्टिंग करनी होती है, कोई सामान को लॉन्च करने से पहले जब उसको कंपनी टेस्ट करना चाहती है तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। फिर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, भैया हो सकता है कि पूरे डेटा का सही से सैंपल ना आ पाए, क्योंकि आपको जो आसान पड़ा आपने तो उठा लिया। एग्जाम्पल के तौर पे भैया हमको जानना है कि पूरे यूपी के जो किसान हैं, यूपी में जितने भी शहर हैं उसके जो किसान हैं उनमें क्या बोलते हैं, कितने छोटे किसान हैं कितने बड़े किसान हैं, कितने छोटे किसान हैं कितने बड़े किसान हैं। अब भैया हम गांव में गए तो हमको जो किसान सामने दिखाई दिया हमने उसी से पूछ लिया,
हमें उसी से इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो ये होता है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग। आपको जो दिखाई दिया सामने, आपने उसे पूछ लिया, आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता आपको जो मिला है वो अमीर फार्मर हो, तो आप तो दिखाओगे कि यूपी में सबके सब अमीर फार्मर, गरीब फार्मर तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। पर्सनल प्रेजुडाइस, वही दिक्कत। उसके बाद अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, हो सकता है जो भी नतीजा निकले वो अनसेटिस्फैक्टरी हो, सही ना निकले, वो आपके हिसाब से ना आए, ठीक है ना। ओके, तो भैया हमने नॉन रैंडम सैंपलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, 3 आपके होते हैं, ठीक है। अब अपना ये दूसरा टॉपिक है इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एआई। भैया जब भी स्टैटिस्टिक्स में गलतियां बहुत हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अपने को 100% सही आंसर नहीं बता पाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो कुछ गलतियां होती हैं, कमियां भी हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे इन स्टैटिस्टिकल लिटरेचर। अगर स्टैटिस्टिक्स में बात किया जाए तो भैया statistical error refer to the difference between collected data and the actual value। हमने जो डेटा कलेक्ट किया है और जो एक्चुअल में वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है उसी को एरर मतलब गलती बोलते हैं, ठीक है। सच एरर में बी अराइज, ये एरर होता क्यों है? अगर हमने गलत सैंपल उठा दिया या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट ने इन्फॉर्मेशन ही अपने को गलत दे दी, तब भी दिक्कत की बात है। करेक्शन ऑफ डेटा बाय एस्टिमेट, हमने सब डेटा को एस्टिमेट उठाया, अपने आप से अंदाजा मार दिया, ठीक है। या फिर पर्सनल प्रेजुडाइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो गया, तो भैया तो कहानी खत्म है। ओके, तो गलतियां तो होनी ही होनी है। तो अब सोर्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एआई, तो भैया कौन कौन से सोर्सेस है जहां से गलतियां हो सकती हैं? तो पहला है एरर ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब दोस्तों होता है कि भैया स्टार्टिंग में ही गलती हो गई, डेटा को उठाने के टाइम पे ही क्या हो गई, गलती हो गई। एरर ऑफ ओरिजिन अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि जब आपको पता ही नहीं था कि आप इन्वेस्टिगेशन किस चीज की कर रहे हो और आप डेटा उठा रहे हो, तो भैया आप डेटा क्या उठाओगे, आपसे गलती तो हो ही जाएगी ना, जब आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में नहीं पता था। बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जब इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो गया था। डिफेक्टिव क्वेश्चन आया है, आपका क्वेश्चन आया क्या बोलते हैं, सही नहीं था। उसके बाद इम्प्रॉपर सैंपलिंग, आपने सैंपलिंग सही से नहीं की, या फिर इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड डेटा, डेटा सही नहीं उठ पाया। तो बेसिकली मतलब ये है कि ओरिजिन, जब डेटा आने का समय होता है तब आपने गलतियां कर दी। गलतियां क्या क्या थी मैंने आपको बता दिया कि डिफेक्टिव क्वेश्चन आया है, इम्प्रॉपर सैंपलिंग, आपको सब्जेक्ट मैटर ही नहीं पता है, इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो गया, तो ये सब रीजंस हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिन। अब आता है एरर ऑफ मैनिपुलेशन, इसका क्या मतलब होता है? दिस एरर अराइजेस ड्यू टू मैनिपुलेशन इन काउंटिंग, हमने काउंटिंग करते समय गलतियां कर दी, हमने नापते समय गलतियां कर दी, किसी चीज को समझने के टाइम पे गलती कर दी, अप्रॉक्सीमेशन में गलती कर दी, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है। अब आता है एरर ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब इट में अराइजेस ड्यू टू द यूज ऑफ इनकम्प्लीट या फिर अनरिप्रेजेंटेटिव डेटा, हमने किसी ऐसे डेटा का इस्तेमाल किया जो कि अधूरा था। तब दोस्तों इसमें होगा क्या कि जब अधूरे डेटा का इस्तेमाल करोगे तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। अधूरा डेटा मतलब इनएडिक्वेसी, कमी के कारण गलती हो गई, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। अब टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर, कितने टाइप्स के स्टैटिस्टिकल एरर होते हैं? तो भैया 2 होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग, एक होता है बायस्ड और अनबायस्ड। सैम्पलिंग करने के टाइम पे जो गलतियां होती हैं, सैम्पलिंग करने के टाइम पे जो गलतियां नहीं होती हैं। फिर बायस्ड, जो भैया इन्वेस्टिगेटर के बायस्ड होने के कारण होती हैं या बायस्ड होने के कारण नहीं होती हैं, ठीक है भैया। तो देख लेते हैं, ऐसे तो इसको अपने को ऊपर से ही देखना है। तो पहला है सैम्पलिंग एरर, ये क्या है, सैंपल के टाइम पे जो गलतियां होती हैं, ठीक है। तो सैंपलिंग एरर रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड द एक्चुअल वैल्यू, आपने जो सैंपल के ये अंदाजा मारा था और जो एक्चुअल में डेटा आया तो उसका जो डिफरेंस गलत निकल गया, तो यही होता है सैंपलिंग एरर, ठीक है ना। समझ में आ गया बात आपको? नॉन सैंपलिंग एरर आर द एरर दैट ऑकर इन एक्वायरिंग, डेटा को उठाने के टाइम पे, उसको रिकॉर्ड करने के टाइम पे, उसको टेबुलेशन टेबल जब बनाया जाए तब गलती हो गई, मतलब डेटा को उठाइए उसके बाद में उसको एडिटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब गलती हो गई तो उसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा। नॉन सैम्पलिंग एआई आर मोर सीरियस, ये ज्यादा खतरनाक है देन दी सैम्पलिंग एआई, बिकॉज और सैम्पलिंग एआई कैन बी मिनिमाइज, इसको हम लोग कम कर सकते हैं, इसको हम लोग कम कर सकते हैं, बट नॉन सैम्पलिंग को कम नहीं कर सकते, ठीक है। बट नॉन सैम्पलिंग एआई कैन नॉट बी, इसको हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, इवन बाय टेकिंग लार्ज सैंपल, कुछ भी करो नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक। उसको द मेन कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एआई आर एरर्स ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स। भैया अगर जिससे डेटा उठाया है वो आपको जवाब ही नहीं दिया तो क्या होगा, गलती हो जाएगी ना आपसे। एरर ड्यू टू मेजरमेंट, नापने के टाइम पे गलती कर दी। एरर ड्यू टू लैक ऑफ प्रिसाइजनेस, आपने डेटा को ध्यान से नहीं, प्रिसाइज तरीके से नहीं उठाया। द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल यूनिट। एरर ड्यू टू पर्सनल बायस, भैया इन्वेस्टिगेटर क्या हो गया, बायस्ड हो गया। तो ये सब आपका रीजन है भैया। तो अगर इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो गया है, उस गलती को कैसे ठीक करोगे भैया, आपका इन्वेस्टिगेटर ही बायस्ड है, प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है, पॉसिबल ही नहीं है ठीक करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन सैम्पलिंग एआई, क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, बस नाम याद कर लो। एआई इन डेटा एक्विजिशन, डेटा को उठाने के टाइम पे गलती हो गई, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स एआई, लोग आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करे, आप लोग गए डेटा उठाने, लोग जवाब ही नहीं दे रहे। फिर सैम्पलिंग बायस, इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो गया भैया, अपना कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। फिर ये हो गया, अब आता है बायस्ड और अनबायस्ड एआई। मतलब ये चीजें इतनी बार आ चुकी है ना, आपको याद हो गया होगा। बायस्ड का मतलब होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर किसी से प्रभावित होकर डेटा को मैनिपुलेट कर दे, मतलब मान लो कि हम क्लास के टीचर हैं और हमको 5 बच्चों को चूज करना है, तो भैया हम अगर बायस्ड हो जाएंगे तो जो मेरे खास स्टूडेंट होंगे हम उनको चूज करेंगे, तो हम क्या हो गए, बायस्ड। तो भैया जो अच्छा नहीं भी खेलता होगा हम उसको चूज करेंगे ना। सपोज क्रिकेट टीम के ये 5 स्टूडेंट चाहिए थे और मैंने क्या किया, अपने खास को चूज कर दिया, बट मुझे यहाँ पे जो सही में अच्छा खेलता था उसको चूज करना चाहिए था। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बायस्ड हो गए। तो भैया एन एआई विच अराइजेस ऑन द अकाउंट ऑफ सम बायस, हम क्या हो गए, अगर बायस्ड हो गए, ठीक है ना। और इम्बैलेंस ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, अगर इन्वेस्टिगेटर ने इम्बैलेंस डिसीजन लिया, सही डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। इन्फॉर्मेंट और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द काउंटिंग, ठीक है ना, मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बायस्ड एरर। इन्वेस्टिगेटर के प्रभावित होने के कारण जो गलतियां होती हैं उसको बायस्ड एरर बोलते हैं। Unbiased AI, an AI which does not take place on the account of any bias of anybody, हमने किसी के बहकावे में नहीं आके खुद से डिसीजन लिया, सही चीज को सही तरीके से किया, तो ये होता है अनबायस्ड AI। तब भी कुछ गलती हो गई तो ये होता है अनबायस्ड, ठीक है। An AI which does not take place on account of any bias with anybody but for a chance or principle, मतलब हो सकता है कि किसी और कारण से गलती हो गई हो, कुछ ऐसी घटना घट गई हो जिससे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड अनबायस्ड एआई। सच एआई ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मोटिव, ये अपने आप होती हैं बिना किसी मोटिव के, किसी का मोटिव नहीं होता है कि ये गलती हो जाए, ठीक है। तो बायस्ड भी हो गया और अनबायस्ड भी हो गया। ध्यान रखना, बायस्ड के अंदर इन्वेस्टिगेटर का मोटिव कुछ होता नहीं है, बट वो क्या होता है, उसका मोटिव ये हो सकता है कि वो जो चीज चाहता हो वो चीज नहीं हुई हो, इसलिए उसने उस चीज को वैसे करने के ये किया। तो मे बी यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि बायस के अंदर इन्वेस्टिगेटर का मोटिव होता है, बट अनबायस में मोटिव नहीं होता तो भी गलतियां हो जाती हैं बाई चांस, बाई लक। भैया गलती तो कभी भी किसी से भी हो सकती है ना, आप लोगों से भी हुई होगी कभी ना कभी, ठीक है, ओके। अब मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एआई, दो चीजें हैं, अपना चैप्टर खत्म, ठीक है। पहला है एन एब्सोल्यूट एआई इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इट्स एस्टिमेटेड और द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ये भैया एकदम एब्सोल्यूट गलती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले देखो। रिलेटिव एआई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एआई टू द एक्चुअल वैल्यू, मतलब ऊपर वाले को पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो एक पॉइंट को। एन एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू थी, एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू। भैया आपने जो ट्रू वैल्यू आई है, जो आपने एस्टिमेट किया था, उसका जो डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि आपने सोचा कि भैया आंसर आएगा 10 और आंसर आ गया 12, तो जो 2 है वही होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू, जिस परसेंटेज में यहाँ पे आपका जितना परसेंटेज में चेंज आया है ना उसको बोलते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है परसेंटेज चेंज, इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, ओके। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो, बेसिकली आपके सेमेस्टर्स के ऊपर टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, ओके। तो ये हो गया। तो भैया यहाँ पे चैप्टर अपना खत्म हो गया, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोर्सेज को परचेज करना चाहते हो दोस्तों, वेट मत करो, जल्दी से जाके कॉमर्स सेशन ऐप को डाउनलोड करो एंड हम लोग के कोर्सेज को परचेज करो। कोई दिक्कत आई है, कोई समस्या आई है तो भैया दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी बिना किसी दिक्कत के। एंड अगर आपको हेजिटेशन हो रही है तो बस एक हाई के मैसेज कर दो, हम लोग आपसे कांटेक्ट खुद ही करेंगे एंड आपको कंप्लीट कोर्स के डिटेल भी दे देंगे। एंड आपको अगर किसी और कोर्स को ज्वाइन करना है तो वो भी आप लोग कॉमर्स सेशन ऐप की मदद से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप लोग चाहो तो कॉमर्स सेशन के अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि भैया फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम पे हो वहाँ पे भी आ जाओ, टेलीग्राम पे हो वहाँ भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कॉमर्स सेशन का मीडिया प्लेटफॉर्म हर जगह पे अवेलेबल दोस्तों है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्स सेशन के एंड्रॉइड ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पूरा कोर्स आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे पूरा कोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।